गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब सब कैसे हैं बच्चों? ओके बेटा, आप सब बढ़िया है ना? आप सबको पता है नया साल आने वाला है ना? तो आप किस तरह से उस नए साल को सेलिब्रेट करोगे? आपको मैम से भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आप सभी एक नया संकल्प लेंगे, ठीक है बेटा? और भगवान जी से प्रेयर भी कीजिएगा कि जल्दी से कोविड खत्म हो जाए। ओके, आप सब करेंगे ना मैम के लिए? ओके बेटा, तो आप सब अच्छे से प्रेयर कीजिएगा, है ना, ताकि जल्दी से कोविड ख़त्म हो जाए और हमारा स्कूल भी ओपन हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 4 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम पढ़ चुके थे, है ना, पश्चाताप के आंसू। अब देखिए आपको इसमें क्या कंप्लीट करना है। मैंने कहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, हमने चैप्टर पूरा रीड कर लिया था, है ना, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि है पठित बोध, है ना। पठित बोध मतलब होता है पढ़ा हुआ है। ओके, तो देखिए, पत्र में मैंने यह वचन दिया कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, है ना। तो इसमें प्रश्न दिया है यहाँ किसके द्वारा वचन दिया जा रहा है। तो ये वचन किसने दिया था? तो यहाँ गांधी जी के द्वारा वचन दिया जा रहा है। इसका ख है, यहाँ वचन किसके माध्यम से दिया जा रहा है? तो यहाँ वचन जो है वो पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। ग है, यहाँ क्या न करने का वचन दिया जा रहा है। तो क्या न करने का? भविष्य में कभी भी चोरी न करने का वचन दिया जा रहा है। लिख कर दो रही है बेटा, ये सब आप होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सेल्फ कंप्लीट करना है। 25, हिम्मत, स्वीकार, समक्ष, पश्चाताप और स्पष्ट। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं हम। यहाँ पर आपको श्रुत लेख दिया है, ठीक है। अध्यापक या अध्यापिका निम्नलिखित अनुच्छेदों का श्रुत लेख लें, ठीक है। तो मम्मा पापा से बोलिएगा, वो आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। देखिए आप कितना राइट करते हो और कितना रॉन्ग करते हो। ओके, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चोरी, तो चोरी आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। चित्र, चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया, ठीक है। नाराज, राम के झूठ बोलने पर उसके पिताजी बहुत नाराज हुए। इसी तरह से प्रेम, माँ को अपने बच्चों से अथाह प्रेम होता है ना, बहुत सारा प्यार करते हैं ना मम्मा। तो पीड़ा, अंतर मन की पीड़ा को अपने ही समझते हैं। पीड़ा मतलब होता है दुख, दर्द या तकलीफ, ठीक है, जो अपने होते हैं वही समझते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रामर पे आते हैं हम। यहाँ दिए हैं समानार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा होता है, ठीक है, उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और ये शब्द एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही शब्द होते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए, ठीक है। जैसे पिता, तो पिता को हम और क्या बोलते हैं? तो पिता को बोलते हैं जनक, ठीक है। जनक मतलब होता है पिता। नेत्र, तो नेत्र का समानार्थी शब्द क्या हुआ? आंख। हृदय, हृदय का समानार्थी दिल। प्रेम का समानार्थी प्यार। माथा का समानार्थी मस्तक। और शरीर का समानार्थी काया, ठीक है। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द मिलान हो गए हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ता लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे मनुष्यता, सफलता, मानवता, कायरता और सुंदरता। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उत्तर विलोम शब्दों के विलोम भरिए, ठीक है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, आपको इनका विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे इस प्रश्न का सही, तो प्रश्न का विलोम क्या होता है? उत्तर, ठीक है। तो उत्तर लिखिए। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि, ठीक है। तो हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। आज तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, ठीक है। रक्षक जो रक्षा करने वाले होते हैं वो रक्षक होते हैं, और वही हमें नुकसान पहुंचाने लग गए हैं। हम किसी के पराधीन नहीं, स्वाधीन है। पराधीन मतलब होता है दूसरों के अधीन रहना, दूसरों का गुलाम होना। ओके,
और स्वाधीन मतलब होता है खुद का ही गुलाम, यानी कि खुद जो भी करना है खुद को करना। दिए गए शब्द प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में नहीं विस्तार से लिखिए। संक्षेप मतलब होता है शॉर्ट, छोटा लिखना। ओके, और यहाँ पर विस्तार, विस्तार मतलब होता है बड़ा करके लिखना अच्छे से। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। जैसे पिता, तो पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है? माता। चोर का चोरनी, पुत्र का पुत्री, नर का नारी, है ना। युवक का स्त्रीलिंग होता है युवती, वर का स्त्रीलिंग वधु, लेखक का लेखिका और हाथी का हथिनी। तो इस तरह से बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम ग्रामर पे आते हैं, ठीक है। तो ग्रामर का हम पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है विशेषण, ठीक है। तो विशेषण क्या होता है ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो आपने अपने क्लास 3rd में भी पढ़ा होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल पर गया। अच्छे से पढ़िएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ पक्षियों की मीठी आवाजें सुनाई दे रही थी। वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए। घास हरी और नरम थी। सबने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया और ठंडा पानी पिया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द दूसरे शब्दों यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बता रहे हैं, है ना। रंगीन शब्द जितने भी शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं, यानी कि उनकी विशेषता बता रहे हैं। पिकनिक स्थल पर कैसा पिकनिक स्थल? सुंदर। फूल, तो फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे, तो फूल की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। घास, तो घास कैसी है? हरी और नरम थी। ओके, तो देखिए पिकनिक स्थल कैसा था? सुंदर। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे। पक्षी कितने थे? कुछ। पक्षियों की आवाजें कैसी थी? मीठी। पेड़ कैसा था? छायादार। घास कैसी थी? हरी और नरम। खाना कैसा था? स्वादिष्ट। पानी कैसा था? ठंडा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण या विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब विशेष्य क्या होते हैं? तो वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, किनकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य होते हैं। ओके, जैसे काले कोयल, तो यहाँ कोयल की विशेषता बता रहे हैं ना, तो कोयल विशेष्य हुआ, ठीक है। और काली जो है वो विशेषण हुआ। वीर बालक, तो यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक विशेष्य हुआ और वीर जो है वो विशेषण हुआ। अब विशेषण के भेद, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग रूप और अवस्था आदि बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो विशेषण, जो शब्द जो होते हैं गुण, दोष, आकार, रंग रूप या अवस्था को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बीमार आदमी आराम कर रहा है, तो आदमी की क्या विशेषता बता रहे हैं? वो कि बीमार है, ठीक है। वह एक वीर सिपाही है, तो सिपाही की विशेषता क्या बता रहे हैं? वीर सिपाही है, ठीक है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। अन्य उदाहरण जैसे सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि, ये सब भी क्या है? गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, संख्या से ही पता चल रहा है कि संख्या आनी चाहिए, ठीक है। जो शब्द या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, ठीक है, संख्यावाचक से पता चलता है संख्या या गिनती बताते हुए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए छत की मुंडेर पर 4 चिड़िया बैठी है, तो 4 संख्या बता रही है ना, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, तो 4 चिड़िया बैठी हैं। 3 पुस्तकें मेज पर रखी है, तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे 4 और 3 क्या है? संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अन्य उदाहरण जैसे कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब आता है हमारा 3rd टाइप का विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप तोल,
यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो मापतोल के बारे में बताते हैं उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 लीटर दूध दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर नाप तोल के बारे में, यानी कि 4 लीटर दूध देगा तो तोल के देगा ना, नाप कर ही देगा ना। मुझे आधा किलो चीनी दे दो, तो देखो यहाँ पर भी ये तोल कर ही देगा, आधा किलो चीनी है ना। तो उपयुक्त तो दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि 4 लीटर और आधा किलो। अन्य उदाहरण भी है, जैसे थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ा चीनी, सारा गेहूं आदि। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दूध को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इनका केवल मापतोल कर सकते हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि सर्वनाम शब्द को विशेषता बताने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह सुंदर फूल है, देखो वो इशारा करके बता रहा है कि वह कैसा फूल है? सुंदर फूल है। और यह घर मेरा है, वो संकेत करके बता रही कि यह घर मेरा है। तो यह वह क्या है? सर्वनाम है। उपयुक्त तो दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसे वह और यह। अन्य उदाहरण, वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि। जहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह से हमारे विशेषण भी कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। विशेषण के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के। राम आलसी बालक है, कैसा बालक है वो? आलसी बालक है। तो आलसी क्या है? गुणवाचक विशेषण का है ना, क्योंकि संख्या वगैरह कुछ नहीं बता रखी है। राजू 3 मीटर कपड़ा लाया, तो देखो नापतोल है ना, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। वह यह घर सुंदर है, यह घर यानी कि वो इशारा कर रही है, तो सार्वनामिक विशेषण है। सोनू कुछ पुस्तकें लाया, कुछ मतलब क्या? यानी कि पुस्तकों को तो आप काउंट कर सकते हो है ना, तो वो संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह से बेटा हमारा ग्रामर का यहाँ पर इतना कंप्लीट हुआ है, और आगे का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये इतना रीडिंग कीजिएगा। ओके बेटा, और अच्छे से लर्निंग वर्क भी कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है बेटा, ओके। और मैम का प्रॉमिस याद है ना, वो जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ओके, चलिए बाय बेटा।